लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर सरकार और विपक्ष दोनों आर पार के मूड में। शनिवार को संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन है। डीएमके सांसद ए राजा के स्पीच पर विवाद हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ये राजा ने हमारी सरकार को गुंडा कहा है। ये असंसदीय शब्द है। इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने खड़े होकर आपत्ति भी जताई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये राजा को माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद विवादित शब्द को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। चर्चा की शुरुआत किरण रिजिजू ने की है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एक रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि यूपीए सरकार बॉर्डर पर सड़क इसलिए नहीं बनाती ताकि चीन उसी रास्ते हमारे देश के अंदर न आ जाए। उनका एक बयान रिकॉर्ड में भी है। हमारे देश में रखा गया है। कई काम कांग्रेस ने भी किया माइनॉरिटीज के लिए। मैं उसका नकारना नहीं चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो देश के प्रति हम लोग का जो एक सोच रखना चाहिए उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं। कई कानून है, पूरा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955, आनंद मैरिज एक्ट 1999, पारसी मैरिज एक्ट, डाइवर्स एक्ट 1936, जैन सक्सेशन एक्ट 1928। इस तरह का स्पेसिफिक माइनॉरिटीज के लिए कानून हमारा देश में बनाया हुआ है। आज मैं जिस मंत्रालय को देख रहा हूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए कई स्कीम चल रहे हैं। स्कीम का नाम यहाँ जिक्र करने का जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आंसर या चर्चा आएगा तो हम जरूर विस्तार से बताएंगे। कई ऐसे स्कीम है। मैं खुद अभी जब संसद नहीं चलता है तो जगह जगह जा करके हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से मैं मिलता हूं और पूछता हूं आपके लिए जो प्रावधान भारत सरकार ने किया है कितना लाभ आपको मिला है, अगर नहीं मिला है तो हमको क्या करना चाहिए, हम सुझाव भी लेते हैं। साथ साथ सर मैं एक चीज को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। हम सब मानते हैं कि हमारा संविधान खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और हम गौरव भी करते हैं। 75 साल पूरा भी हो गए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको बोलते समय और लोगों के सामने में दर्शाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो ना हो कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उससे हमारा देश का छवि दुनिया के सामने में कहीं कम तो नहीं हो रहा है क्या? आप सोच के देखिए, हम जब से आजादी प्राप्त हुई तब से वोटिंग राइट से लेकर के जो प्रावधान मैंने गिना है सबके लिए है। आपको पता है अमेरिका में हमारे जो ब्लैक्स जिसको कहते हैं रंग वाला, उनको वोटिंग राइट 1965 में मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, वहां उस समय बोलते थे, वही बता रहा, आप ध्यान से नहीं सुना। हिस्ट्री नहीं पढ़ाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान पर चर्चा के दौरान कहा कि मेरे पिछले कुछ भाषणों में मैंने अभय मुद्रा पर बात की है, निर्भयता की बात की है। लोग संविधान को दुनिया में सबसे लंबा लिखित दस्तावेज कहते हैं। ये हमारे देश की धारणा का एक दस्तावेज है। जब हम संविधान को खोलते हैं तब हम अम्बेडकर, गांधी, नेहरू के विचारों को सुनते हैं। ये विचार आते कहाँ से हैं? ये हमारी पुरातन संस्कृति और सभ्यता से आते हैं। ये शिव, गुरु नानक, बुद्ध, कबीर से आते हैं। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो।
कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। आरएसएस पर आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये आपके नेता ने कहा था कि जिसकी आप पूजा करते हैं, ये सावरकर के शब्द हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने नेताओं के शब्दों के साथ खड़े होते हैं। जब आप संविधान पर संसद में बात करते हैं तो आप सावरकर को निराश करते हैं। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. राहुल ने कहा कि हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में संविधान लाई है। हम दलितों, आदिवासियों, किसानों को ये दिखाना चाहते हैं कि आपने किसका अंगूठा काटा है। मैंने वादा किया था कि इसी संसद में हम जातिगत जनगणना को लागू करेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार को हम तोड़ेंगे। आपको जो कहना है कह लो। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर सर, हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। राहुल को जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता है कि उसमें कितने पन्ने हैं। आपने कभी इसे नहीं पढ़ा। ये राहुल जी कॉपी लेकर घूमते हैं। उसी में लिखा है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी ने लोकतंत्र को खत्म किया है। राहुल जी, संविधान पढ़कर देखिए, दिख जाएगा कि गांधी परिवार ने कैसे इसके धज्जियां उड़ाई है। ये अंगूठा काटने की बात कहते हैं और इनकी सरकार ने सिखों के गले काटे हैं। संविधान जेब में लेकर घूमते हैं। इन्होंने उसे तार तार किया है। देश से माफी मांगी। मान्य अध्यक्ष जी,
पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि इन्होंने कभी कभी खोला ही नहीं। आज मैं इसी, क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण, और ये इन्हीं का ही है सर, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें आगे लिखा है सर, आप चेयर को बोलो, अधिकार दिया है, चेयर को बोलो, माननीय सदस्य चेयर को। जी अध्यक्ष जी, ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते हैं, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। सर आप इसके प्रीफेस पे जाइए, सर आप इसके प्रीफेस के बाद फॉरवर्ड जो लिखा सर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है, उन्होंने क्या लिखते हैं सर, कि जब संविधान बना उसके बाद सर, देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी सर, हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग फंसा के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर्स इटसेल्फ the legislative wing and the executive wing of the state on the one hand confronted the judicial wing on the other with the accusation that they had vastly approached upon the powers not given to them but given to the executive। The then law minister on 28 October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court and I quote, sir मैं quote कर रहा हूँ, an atmosphere of the confrontation was thought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which did not legitimately belong to them। Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not recur। If even after the amendments confrontation continues then I think it will be a bad day for the judiciary। ये कौन कह रहा है? उस समय के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। और क्या कहते हैं सर अगेन, we are trying to save them from the temptation to intrude into the powers which do not belong to them। What we are doing today is not to save the people from the judges। ये कह रहे हैं we are trying not to save the people from the judges but really enabling the judges to save them from themselves। This was said during the emergency which hit the nation like tsunami and brought about the realization and the constitution could not be subverted। सर अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसी ने देश को बचाया। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक, दूसरा ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के पर कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। और आपको देश से माफी मांगनी है, अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर, इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे आपका संरक्षण इसलिए चाहिए था कि झूठे आरोप लगाने बंद करें। यह संविधान की रक्षा आपने कभी नहीं की। इमरजेंसी जैसा कालखंड आया और संविधान को बार बार तार किया, संशोधन किया, तो आपने और आपकी पार्टी ने किया। धन्यवाद। श्रीकांत शिंदे ने संविधान पर चर्चा में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज
जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी को चुनावी धांधली के लिए अयोग्य ठहराने का फैसला किया था। इस फैसले को रोकने के लिए असंवैधानिक हथकंडे अपनाए गए। जस्टिस सिन्हा को देहरादून से इलाहाबाद चीफ जस्टिस ने फोन किया। गृह मंत्रालय के सचिव फैसले को जुलाई तक टालने का दबाव बना रहे हैं। जज के निजी सचिव को धमकी दी गई। सीआईडी के विशेष टास्क फोर्स को लगाया गया। आपातकाल में न विपक्ष सुरक्षित था, न जनता और न जज। मैं सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी स्वतंत्रता सेनानी, संविधान के सदस्य और इमरजेंसी के समय जेल गए संविधान सेनानियों को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस सदन में हमारे संविधान, जो हमारे लोकतंत्र का, हमारे समाज का और हमारे संसद का स्तोत्र है। मैं अभी राहुल जी को सुन रहा था। मुझे लगता है कि संविधान को छोड़कर सभी बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने का काम यहाँ पर किया। गए वक्त आप सुन लीजिए, अभी हमने आपका सुना। गए वक्त भी अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, आज भी अभय मुद्रा के बाहर राहुल जी आए नहीं। अभय मुद्रा जो है वो नॉन वायलेंस सिखाता है, लेकिन जैसे अनुराग जी ने कहा कि ये यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर इन्होंने कहा, आप बैठिएगा प्लीज। इन्होंने यहाँ पर बोला, नहीं आप बैठिएगा प्लीज। आप जरा प्लीज अरे सुनो भी सीख लो। एक्सक्यूज मी, बैठिए अभी, उनको बोलने दीजिए। यू प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, आई विल गिव यू चांस। अरे बाहेर आहे त्याच्यातून, घरी बसवलं सगळ्यांना आता। कोण आहे? प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज एड्रेस द चेयर। यस, नो। आज यहाँ पर अभय मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। अभय मुद्रा जो है नॉन वायलेंस के बारे में सिखाता है, लेकिन इनको ये भूल गए 1984 में नॉन स्टॉप वायलेंस करने का काम जो है सिख भाइयों के साथ इन्होंने किया। इन लोग को ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन्होंने कहा कि युवाओं के जो है अंगूठे काट रहे थे। याद कीजिए 1964 का वर्ष, जहां पर 1070 कम्युनल राइट जो है इनके शासन में हुए। याद कीजिए कार सेवकों पर गोलियां इन्होंने चलाई। याद कीजिए 1993 का बम ब्लास्ट, जब ये सीरियल बम ब्लास्ट जो है बंबई में हो रहे थे, इन्हीं के कार्यकाल में हुए। गए 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट जो है मुंबई में नहीं हुआ, देश भर में नहीं हुआ। ये यहाँ पर सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इनसे पूछ रहा है, ये जो सावरकर जी का अपमान करते हैं, इनके साथी जो यहाँ पर बैठे होंगे उभाटा वाले, ये उभाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? भाग्य कोई है नहीं मुझे लगता है यहाँ पर। मैं आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। आपसे बात कर रहा हूं। रिस्पॉन्डिंग टू लेटर रिटन बाय पंडित बाखले, सेक्रेटरी टू द स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, मेकिंग प्लान्स फॉर सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेनेटरी ऑफ सावरकर। इन हर लेटर, ऑनरेबल इंदिरा गांधी जी, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, आज मैंने पहली बार जाना कि 5 से 6 साल का बच्चा युवा होता है। एक और नया ज्ञान भी आया कि तपस्या से गर्मी पैदा होती है। इस पवित्र शब्द को बदनाम ना करें। मैं पहले ही कहता था कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। अब तो पता करना पड़ेगा कि उनको सिखाने वाला कौन है और ऐसी बातें उन्हें कौन बताता है। लेकिन माननीय उपसभापति जी, आज तो जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। माननीय विपक्ष के नेता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, तपस्या है जिससे महान ऋषियों ने समर्पण किया शाश्वत रूप से, क्योंकि अनंत के साथ ये होती है तपस्या। और तपस्या अगर जानना हो तो एक बार गांधी जी को पढ़े। मुझे मालूम है सावरकर के प्रति उनको बहुत परेशानी होती है। एक बार इस सदन में मैंने आग्रह करूंगा, एक बार इनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाए, जहां 11 साल सावरकर बंद थे। मैं 3 बार गया हूं उसमें, और जब भी गया हूं तो रोया हूं। उनको लिखने के लिए कलम तक नहीं मिलती थी और नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी ताकि दर्द हो और सावरकर डरे। ठीक है, आप अपने राजनीति के लिए जो कुछ भी बोलिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें। ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। और फिर कहूंगा, ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है। ये ट्यूशन कहां से आ रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो चित्र संविधान में लगे हैं, अगर भारत का संविधान आज बनता तो ये लोग उन पर कितनी आपत्ति करते। गवर्नर हाउस में अंग्रेजों की मूर्तियां हटा दी गई। वो मूर्तियां गुलामी और आस्था की मूर्तियां थी। आपने अच्छा काम किया। यही बात राम कृष्ण और काशी विश्वनाथ के बारे में क्यों नहीं सोचते? वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर से ये बाहर क्यों नहीं निकलते? 75 साल में आप कहां हैं और हम कहां हैं, ये भी देखिए। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल जी के विचार आज देश स्वीकार कर रहा है। ये देश राष्ट्रवाद से चलेगा। ठीक है सर, आज मैं भी सर थोड़ा उनको संविधान दिखाना चाहता हूं। और ये है सर मौलिक संविधान, ओरिजिनल जो संविधान बना था सर, आज मैं वो संविधान इस 75 साल की यात्रा में दिखाना चाहता हूं। सर ये काफी बड़ा है सर। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अपने पुराने मित्रों को याद होगा तो उसको लाया गया था। जब माननीय मोदी जी ने मुझे देश का कानून मंत्री बनाया, हमने कहा छोटा करके इसको देश में भिजवाऊं जजेस को, चीफ जस्टिस को। कल माननीय राजनाथ जी ने चर्चा की थी सर। ये देखिए सर, फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका की विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए सर, ये देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ गए हमारे सर। ये देखिए सर, भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये इसमें सर, इसमें महाबुद्ध हैं सर, इसमें महावीर हैं सर, इसमें नटराज भी हैं सर। एक और देखेंगे, ये देखिए पार्ट 7 में बजरंग बली हनुमान जी की भी तस्वीर है। ये देखिए आप सर, इसमें सब ये देखिए प्रभु नटराज की तस्वीर है। और ये देखिए सर, गुरु गोविंद सिंह हैं, झांसी की रानी हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। संविधान बनाने वाले जानते थे कि इस देश की विरासत प्रभु राम है, प्रभु कृष्ण है।
बाबर औरंगजेब नहीं है छत्रपति शिवाजी। और सर आप देखें सर, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए सबके दस्तखत हैं सर। पहला दस्तखत राजेंद्र प्रसाद, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार पटेल, मौलाना आजाद, आपके डॉक्टर अंबेडकर, सबों के हस्ताक्षर। सर मैं एक सवाल पूछने की इच्छा होती है, अगर भारत का संविधान आज बनता सर, एक मिनट के लिए मान लीजिए, और इसी संविधान में ये चित्रों को लाने की कोशिश की होती तो कितना हंगामा करते हो, कितना वो अपनी विरासत को कितना समझे सर। यही तो मैं कह रहा हूं सर, हम कहां से शुरू किए थे और कहां चले गए। अपनी विरासत, भारत की विरासत होगी प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण की, रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की, अरविंदो घोष की, लोकमान्य तिलक की, नारायण गुरु की, सुब्रमण्यम भारती की, ये महात्मा गांधी की, ये हमारी विरासत है। हमारी विरासत कभी औरंगजेब बाबर नहीं हो सकते। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार देता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वक्फ का संविधान से लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 26 कौन पढ़ा रहा है? सरकार का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों को छीनना है। आप अपनी ताकत के दम पर इसे छीनना चाहते हैं। सर, जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16 सर, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का 3rd सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29, लैंग्वेज का, जबान का तहफ़्फ़ुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू
जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा, जरा संविधान यात्रा पर नजर डालें कि 25 साल पूरे हो रहे थे, उसी वक्त हमारे देश में संविधान को नोच दिया गया, इमरजेंसी आई, संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया, देश को जेल खाना बना दिया, अधिकारों की लूट हुई, प्रेस की स्वतंत्रता को ताला लगा दिया गया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। जब लोकतंत्र की चर्चा होगी ये पाप धुलने वाला नहीं है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुत्व है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा 16-17 दिसंबर को होगी, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।